कहानी चुड़ैल का बदला भाग 2। हम लोग 8 दिन के बाद गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए और ठीक 8 दिनों के बाद आनंद विहार से ट्रेन पकड़ के गोरखपुर के लिए चल दिए। मेरे साथ जो लड़का था उसका नाम चीनू था, जो काफी अच्छा और मिलनसार था। हमारी ट्रेन रात की थी, सो हम अगले दिन सुबह करीब 10 बजे तक गोरखपुर उतर गए। वहां हमने नाश्ता किया और वहां से हमने एक गाड़ी बुक की और होने के बाद वहां चले गए। रास्ता भी था और एक तरीके से नहर की पटरी भी थी। दोनों तरफ धान उसके गांव जाने के लिए चल दिए। पर चीनू रास्ते में बोला कि उसके घर से पहले मेरा घर आएगा, सो आप पहले हमारे घर चलिए और नहा धो के फ्रेश। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। हमारी गाड़ी अब पक्की सड़क को छोड़ के कच्चे रास्तों पर उतर चुकी थी। वो की फसल लहलहा रही थी। नहर में भी अच्छा खासा पानी था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुल मिला के मनमोहक दृश्य था। अचानक से गाड़ी के ब्रेक कच्ची सड़क पर चिंघाड़े और मैं उन मनमोहक दृश्यों से बाहर आ गया। देखा तो एक काफी बुजुर्ग आदमी, आयु कोई 70 या 80 के बीच की होगी, बाल एकदम सन की तरह और बिखरी हुई दाढ़ी, हाथ में एक लकड़ी थी जो काफी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी थी। चेहरा ऐसा कि देखने के बाद घिन सी आने लगे। एकदम गंदे कपड़े, जैसे दशकों से पानी ही ना पड़ा हो। ऊपर एक तरीके से एकदम पागल गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। कुछ तो बंधन है हमारे बीच में, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस रास्ते पर चला हूं यहां से अब मेरी वापसी संभव नहीं, मुझे मेरे भविष्य की नहीं पड़ी थी। मेरी तंद्रा टूटी उस बुजुर्ग की आवाज से। अब तो मैं उनमें ही खोया हुआ था। जो तौर काम होई जवूने मतलब से आयल हवे उ कई के जईबे। एकदम रहस्यमयी सी हंसी हंसता हुआ वो बुजुर्ग बोला। वो जब मेरे पास से गुजरा तो एक ठंडी सिहरन के साथ ही एक अजीब तरीके की बदबू भी छोड़ गया। हालांकि उसकी ये गुस्ताखी चीनू को बहुत नागवार गुजरी, पर वो मेरी वजह से चुप रहा। मैं चीनू से पूछा, कौन था? चीनू, ये अमित जी, ये हमारे क्षेत्र का गंधिला बाबा है। गंधिला यानी गंदगी में रहने वाला या हमेशा गंदा रहने वाला। कहां से आया है, कहां रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। हां, एक चीज है, किसी बड़ी मुसीबत का पूरा ब्यौरा ये पहले से ही बता देता है। जहां लोग दिन में जाने से डरते हैं, वहां ये रातों को घूमता है। अगर कभी किसी ने इसे सम्मान देने की कोशिश की तो उल्टा ये उस पर बरस पड़ता है, इसलिए सब इससे दूर भागते हैं। चीनू ने गाड़ी की विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए और ड्राइवर को हाथ के इशारे से लेफ्ट राइट बताते हुए मुझे जवाब दिया। इनका नाम गंधिला क्यों पड़ा? मैंने उत्सुकता से पूछा। साथ ही मैंने उन्हें सम्मान सूचक शब्द से नवाजा तो चीनू के होठों पे मुस्कान फैल गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, लग रहा है पहली मुलाकात में ही बाबा के भक्त बन गए। फिर उसने बताया कि ये बाबा ना तो कभी नहाता ना ही कपड़े बदलता, इसलिए गांव वालों ने इसका नाम गंधिला बाबा रख दिया। उसकी मुस्कान अब भी गांवों ने भी खूब उन्नति कर ली थी। चीनू के पिता समर जी हमें बैठक में बैठे मिले। चीनू ने लपक के उनके पांव छुए तो देखी मैं भी उनके पांव छूने के लिए झुका, पर उन्होंने ने मुझे बाहों से पकड़ लिया और बोले, ना बबुआ, ई न करो, अतिथि तो भगवान होते हैं, उस पर भी आप बड़े लोग हैं। ई करके हमको नरक में न ढकेलो। आज मेरे कई दर्प चूर हो रहे थे। सबसे बड़ा तो अपने शहरी होने का दर्प सच ही कहां है। किसी ने की, अगर भारत की आत्मा देखनी हो तो गांवों को देखो। मैं खुद को हाशिए पर पा रहा था। उस टाइम तो समर जी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मुझे कुर्सी दी गई, पर मैंने खाट पर बैठना ज्यादा उचित समझा। मुझे गांवों के हिसाब से जलपान प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ कुशल क्षेम भी पूछा। जलपान होने के बाद वो मुद्दे पर आए और मेरे आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। हालांकि चीनू ने सब बता दिया था पहले ही फोन करके कि फिर भी वो सब कुछ दोबारा मेरे मुंह से सुनना चाहते थे, और मैंने सब कुछ उन्हें वैसे का वैसा ही सुना दिया जो मेरे साथ घटित हुआ था।
सिवाय इसके कि उस घटना के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई थी, यहां तक कि मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगा था। सपने में भी वही गाड़ी और ड्राइवर मुझे दिखते थे। एक टाइम तो लगा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा आगे ये रहस्य ना खुला तो। हालांकि उनकी पारखी नजरों ने ये ताड़ने में देरी ना लगाई। मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूं, कुछ क्या, बहुत कुछ। पर उन्होंने ने कहा कुछ नहीं और बोले, हरे चीनुआ, जो टुबेले पहिले इनके नहवा लियाव लाइन, अभी ह नहीं त फिर कट जाई जात हई हो बाबूजी, तनी साबुन मंगा ली। चीनू ने भी भोजपुरी में ही जवाब दिया। खैर साबुन भी आया और साथ में गांव के 4-5 लड़के भी, और हम चल दिए देसी स्विमिंग पूल में नहाने। जब हम ट्यूबवेल पर पहुंचे तो वहां के नजारे का क्या तारीफ करूं, जो भी करूंगा वह काम होगा। ट्यूबवेल पर काफी देर मस्ती करने के बाद हम लोग वापस घर पर आए और खाना खाया। खाने में दाल चावल रोटी और गोरखपुर का फेमस चोखा था। खाने के बाद अब मेरा अगला पड़ाव उस ड्राइवर का घर था। मैं, चीनू, समरजी और उस गांव के कुछ लोग बाइक से उस ड्राइवर के घर की तरफ चल दिए। ड्राइवर, जिसका नाम मनीष था, जब हम उसके घर पहुंचे तो देखा पुराने जमाने का बना हुआ एक मिट्टी का घर, जिस पे छत की जगह खपरेल थी। बाहर की तरफ एक बैठक जैसा बना हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। बाद में पता चला वो मनीष की मां थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो इतने लोगों को देख के पहले तो वो डर गए और अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में खुसर पुसर करने लगे। खैर हम बैठे बाहर पड़ी हुई खाट पर। घर के अंदर से शायद मनीष की बीवी या उसकी बहन ने हमारे लिए गुड़ और पानी भिजवाया। जो लड़का पानी लेकर आया उसके बारे में पूछने पर पता चला कि ओ, मनीष का लड़का है। मनीष की मां और बाकी लोगों से मनीष के बारे में जो पता चला उसके हिसाब से वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार था। हालांकि वो लोग काफी गरीब थे पर अपने घर की नमक रोटी में ही संतुष्ट थे। जिस हिसाब से मुझे उस थाने के दरोगा ने बताया था कि वो गहने और पैसे लेके भागा है, उस हिसाब से ना तो उसके बच्चों की ना ही उसके मां के कपड़े थे। टूटे फूटे कच्चे मकान में वो लोग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। मनीष की मां ने रोते हुए कहा, वही हमारा एक सहारा था। न जाने कौन सा पाप किया था हम लोगों ने कि हमारा आसारा ही छीन गया। उसके बच्चे अभी छोटे हैं। बहू का रो रो के बुरा हाल है। मेरा क्या है, आज हूं कल को ना रहूं मेरे पीछे बहू। बच्चों का क्या होगा। मनीष की मां के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप सब भगवान छोड़ दो मां जी, उस भगवान ने जब मुझे वहां से यहां बुलाया है तो कुछ तो वजह होगी ही। मैं बोला। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। खामोशी सी पसरी हुई थी। उस खामोशी को फिर मैंने ही तोड़ा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं मनीष की बीवी से कुछ बातें कर सकता हूं, मैंने संकोचते हुए कहा। हां बेटा, जब तुम इतनी दूर से किसी अनजान के लिए आ ही गए हो तो बात करने में क्या जाता है। आओ बात कर लो। मनीष की मां ने इतना कह मुझे घर में बुलाया। आगे आगे वो थी उनके पीछे। मैं भी घर में गया। घर के अंदर देख के दिल रो दिया कि भगवान भी बहुत गलत करता है कभी कभी। मैं आंगन में एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठा। शायद उस घर की वो इकलौती कुर्सी थी। मेरे सामने मनीष की मां और मनीष की बीवी, जिसने घूंघट कर रखा था, वो आके बैठी। मैंने उससे पूछा, मनीष से आपको आखिरी बात कब हुई थी। जिस दिन गाड़ी पानी में गिरी थी उस दिन सिसकी की आवाज के साथ मनीष की बीवी ने जवाब दिया। उसके बाद फिर कभी फोन बगैर किया मनीष ने। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, उसने गर्दन को ना के इशारे में हिलाया। कभी कोई ऐसी बात बताई हो जिससे उसके गायब होने का कोई सबूत मिले, मैंने फिर पूछा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मनीष की बीवी ने कहा शुरू किया। एक रात को उनका फोन आया था। बता रहे थे कि अजय बाबूजी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस मैडम के साथ उनकी शादी हुई है उसका चक्कर पहले से ही किसी आदमी के साथ चक्कर है, और वो आदमी भी यही नैनीताल में हमारे आसपास ही रहता है। अजय बाबूजी को मैडम पता नहीं क्या खिलाती है कि वो पूरी रात सोते हैं और मैडम और वो आदमी साथ में होते हैं। मैंने कई बार खुद उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा हूं।
फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अजय बाबूजी को कुछ बताया या नहीं। तो वो बोले, नहीं बताया, कुछ भी, ये बड़े लोग हैं, हमार विश्वास ही नहीं करेंगे। तो हम भी बोले, हां छोड़ो उन्हें, हमें क्या, यही एक राज था जो हमने किसी से नहीं बताया। इतना बोल के वो खामोश हो गई और मेरे सामने सारी कहानी ही क्लियर हो गई। हम लोगों ने उनसे विदा ली और वहां से चले आए। हां, आने से पहले मनीष के बेटे के हाथ में करीबन 9,500 रुपए मैंने दिए। वो ले नहीं रहे थे, पर मैंने जबरदस्ती ही दिया। अब एक सवाल और था कि अगर मनीष मर गया है तो उसकी लाश कहां है? अगर वो मर गया है तो उसे मारा किसने? अजय की बीवी ने या उसके यार ने? खैर, अब तक शाम हो गई थी और हमने शाम की चाय पी और घूमने निकल गए। नदी की तरफ, चीनू के गांव की तरफ एक नदी भी थी। कोई पहाड़ी नदी थी, छोटी सी मंगई नदी थी शायद। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।